Hello everyone, welcome to Education Hits. Today we're going to study about the Union Parliament, basically the functions of the Union Parliament. बेसिकली यूनियन पार्लियामेंट बहुत तरीके के फंक्शन करता है. हमारा लेजिस्लेचर है, हमारा यूनियन नेशनल लेजिस्लेचर है. इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. पूरा देश, पूरा हमारा भारत, पूरी सारी स्टेट जो एक थ्रू फंक्शन के थ्रू चलती हैं, वो सारे फंक्शन में जो प्ले करता है वो यूनियन पार्लियामेंट है. और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आज हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही तरीके के फंक्शंस प्ले करता है. सो आज हम कवर करेंगे अपनी वीडियो में लेजिस्लेटिव फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन, अमेंडमेंट्स एंड आल्सो द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव व्हिच इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट और द लोकसभा एंड राज्यसभा. बेसिकली आपको पता है यूनियन पार्लियामेंट तीन चीज़ों को कंटेन करता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. ओके, सो ये जो फंक्शंस हैं ये डिफरेंटली दोनों हाउस के थ्रू प्ले किए जाते हैं. कुछ एक्सेप्शन है कि जो राज्यसभा नहीं करता, लोकसभा ही करता है. बेसिकली मोर पावरफुल हमारा लोकसभा है. तो आप देखते हैं कि किस टाइप के कैसे फंक्शन प्ले होते हैं और किस तरीके से हमारा यूनियन पार्लियामेंट इन पे वर्क करता है. तो सबसे पहले फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन. जैसे आपको समझ में आ रहा होगा लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव का मतलब है, तो बेसिक फंक्शन जो लेजिस्लेटिव का है टू मेक द लॉज. सबसे ज्यादा फंक्शन मेन जो पार्लियामेंट है उसका लेजिस्लेटिव में है एक तरीके का कि वो लॉज बनाता है, बिल को पास करवाता है, एक्ट बनवाता है उसके लिए. तो हम पहले बात करेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शन की, जिसका पहला पॉइंट है मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट. बेसिकली हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ऑथराइज किया है तो वो तीन तरीके की लिस्ट है. पहली है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ये तीन लिस्ट है. बेसिकली यूनियन लिस्ट में हमारे 97 सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट हैं और स्टेट लिस्ट में 67 सब्जेक्ट हैं. इनमें प्राइमरी एक्सक्लूसिव पावर होती है, यानी कि जैसे हम लोग स्टेट यूनियन लिस्ट में कहेंगे कि हमारे पास डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, तो उनमें जो मेन पावर होगी जो उन पे लॉ बना सकता है वो होगी यूनियन गवर्नमेंट, ये यूनियन पार्लियामेंट. और जो स्टेट के सब्जेक्ट्स होंगे, जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आएंगे उन पे जो मेन ऑथराइजेशन पावर होगी वो होगी स्टेट लेजिस्लेचर की, जो कि स्टेट का लेजिस्लेचर है या जो पार्टिकुलर स्टेट का लेजिस्लेचर है उसकी मेन पावर होगी स्टेट लिस्ट पे. और जब हम बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट पे तो उस पर जो मेन पावर होगी वो दोनों की ही होगी. बेसिकली इस पे आप दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी लॉ बना सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, यूनियन लेजिस्लेचर भी बना सकता है. बट द डिफरेंस इज दैट अगर दोनों ने एक ही सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया और कॉन्फ्लिक्ट होने लगा कि किसका लॉ चलेगा, तो उस केस में हमारे यूनियन पार्लियामेंट का लॉ प्रेवेल करेगा, यानी वही चलेगा. बस हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है. तो जैसे मैंने आपको बताया मैटर इन द यूनियन लिस्ट में हमारे पास है 97 सब्जेक्ट. उन सारे सब्जेक्ट पे जो लॉ बनाया गया वो होगा हमारा यूनियन पार्लियामेंट, उसका एक्सक्लूसिव राइट है, सिर्फ वही लॉ बना सकता है, ठीक है. नेक्स्ट है मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे पास ऑलमोस्ट 47 एटम्स या सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं आप है. उन पे दोनों स्टेट और यूनियन लॉ बना सकते हैं, पर जो लॉ जिसका चलेगा वो होगा हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर या नेशनल लेजिस्लेचर यूनियन पार्लियामेंट का, ठीक है. उसके बाद आती है हमारी रेजिडरी पावर. से बहुत इंपॉर्टेंट पावर है. रेजिडरी पावर बेसिकली ये कहता है, वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कि वो जो जैसे हमारी तीनों लिस्ट हैं इनमें जितने सब्जेक्ट है उनको छोड़ के एक दो सब्जेक्ट बच जाता है और उन पे लॉ बनाना हो तो वो रेजिडरी पावर एम्पावर करता है कि वो यूनियन पार्लियामेंट ही बनाएगा. उस सब्जेक्ट पे लॉ जो बनाएगा वो होगा यूनियन पार्लियामेंट. उसके साथ में एक कंडीशन भी याद रखनी है कि वो जो सब्जेक्ट होगा कि वो रेजिडरी पावर में कैसे आ रहा है वो डिसाइड करेगा हमारा कोर्ट. अगर कोर्ट ने बोला है कि मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है एल्कोहल्स के ऊपर, लिक्विड के ऊपर या कस्टम टैक्स के ऊपर ये सब्जेक्ट है, ये बोल रहा है कि रेजिडरी पावर के अंदर आएगा यूनियन पार्लियामेंट के, अगर कोर्ट कह देता है हाँ तो ही आएगा. ये कंडीशन है, लिखनी पड़ेगी आपको एग्जाम में, ठीक है. तो ये रेजिडरी पावर के बारे में बात कर ली. मैटर इन द स्टेट, एज आई टोल्ड यू कि स्टेट्स का एक्सक्लूसिव राइट होता है फॉर द एटम्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट विच आर अबाउट 67. ये आपको लिखने पड़ेंगे, नंबर्स आपको याद होने चाहिए. 67, 97 एंड 47 इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो मैटर जितने भी हो स्टेट लिस्ट में वो स्टेट बनाएगा, पर यहाँ तो बात यूनियन की हो रही है. तो क्या कहते हैं, यूनियन इनके ऊपर बना सकता है लॉ, पर सिर्फ 3 केस में. लेट मी मेंशन यू दैट 3 केस. पहला तो केस है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट. यानी अगर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है, तो इस केस में वहां पर क्या लगेगी, स्टेट इमरजेंसी. मतलब वहां पर गवर्नमेंट गिर चुकी है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है. उस केस में अगर स्टेट में लगी है इमरजेंसी, अगर वहां पर लगी है इमरजेंसी तो
इमरजेंसी के टाइम पे जितने भी स्टेट लिस्ट में एटम्स होंगे उनके ऊपर जो लॉ बनाएगा वो होगा हमारा यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, पहला केस तो ये है कि अगर इमरजेंसी लगी है। दूसरा केस ये है, दो स्टेट के बीच में हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक बॉर्डर का कोई होगा, मान लीजिए एक रिवर है जो दोनों के थ्रू फ्लो के जाती है। अब एक पे ये लॉ ये दूसरा लॉ बनाना चाहती है, ये स्टेट दूसरा लॉ बनाना चाहती है। तो इस केस में अगर दोनों स्टेट एग्री करके सेंटर के पास जाती हैं और कहती हैं कि देखिए हम बोलते हैं ये स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट आता है पर आप इस पर लॉ बना दीजिए क्योंकि हम लोगों के बीच में हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तो उस केस में जो यूनियन है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे बना सकता है लॉ। ठीक है, दो केस हमको आगे समझ में, यहाँ पे 2 और मोर स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और तीसरा केस भी है इसके अंदर, अगर राज्यसभा अप्रूव कर देता है, राज्यसभा हमने जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा है कि राज्यसभा क्या होता है, बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट होता है, वो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन होता है, इनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट का। तो अगर राज्यसभा एग्री कर देता है कि जो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंदर कि उस पे जो लॉ बनाने का राइट हम यूनियन को दे रहे हैं, तो उस केस में यूनियन इस पे लॉ बना सकता है, अनलेस नहीं बना सकता। उसके लिए भी कंडीशन होती है कि राज्यसभा को ये रेजोल्यूशन कि यूनियन इसके ऊपर लॉ बना सकता है बट 2/3 ऑफ इट्स मेजॉरिटी पास करवाना पड़ेगा। 2/3 ऑफ मेजॉरिटी एक स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी होगी, 3-4 मेजॉरिटी होती है जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इस टोटल मेंबरशिप, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ इस टोटल मेंबरशिप, समथिंग लाइक। बट इस केस में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि राज्यसभा को रेजोल्यूशन 2/3 ऑफ इट्स मेजॉरिटी पास करवाना पड़ेगा, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अंडरस्टूड? तो हमें समझ में आएगा कि हम स्टेट लिस्ट पे कैसे लॉ बना सकते हैं। जब भी आप अपने एग्जाम में लेजिस्लेटिव पावर्स में ये मेंशन करेंगे तो एटलीस्ट 2 कंडीशन तो बताइए कि किस केस में जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है उस पर यूनियन का राइट कैसे आएगा। ओके, तीनों नहीं तो। नेक्स्ट पावर है ऑर्डिनेंसेस। अभी फिलहाल कोविड-19 का टाइम चल रहा है, आपने सुने होंगे कि संसद बैठ नहीं रही है और ऑर्डिनेंसेस बिल आ रहे हैं। जो पेन एकेडमिक पे भी अभी डिजीज का एक्ट आया था वो भी एक ऑर्डिनेंस ही था। ऑर्डिनेंस का बेसिकली मतलब होता है जो टेम्परेरी लॉज बनाए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट when the parliament is not in session। बेसिकली ऑर्डिनेंस वो होते हैं जो गवर्नमेंट बिल लाती है, प्रेसिडेंट से साइन करवा लेती है जब हमारे पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, उन बिल्स को कहते हैं ऑर्डिनेंसेस। बेसिकली जब अगर हमारा न्यू पार्लियामेंट इलेक्ट हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ 2-3 महीने बाद हमारा पार्लियामेंट दोबारा बैठेगा, तो जितने भी ये बिल ऑर्डिनेंसेस बने होंगे ये हमें पार्लियामेंट के सामने पेश करने पड़ेंगे, वरना 6 महीने के अंदर इनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, लॉ बचेंगे ही नहीं। बस ऑर्डिनेंसेस वही होता है, टेम्परेरी लॉज इशूड बाय द पार्लियामेंट, इशूड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। यू नीड टू रिमेंबर ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर भी प्रेसिडेंट, उसके अंदर भी ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लिखोगे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी की पावर, मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगी है तो यूनियन पार्लियामेंट में लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो राज्यसभा का एक्सक्लूसिव राइट आ जाएगा। तो बेसिकली राइट तो पार्लियामेंट का ही है। अगर स्टेट इमरजेंसी लगी है तो पूरे राइट यूनियन पार्लियामेंट के होते हैं। जैसे मैंने मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट में डिस्कस किया कि सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट है उन पे राइट करने का, उन पे लॉ बनाने का राइट हमारे यूनियन पार्लियामेंट का आ जाता है। और साथ में जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन जाता है उस स्टेट का। बस हमें 2 चीज मेंशन करनी है कि जो ड्यूरिंग इमरजेंसी जितने भी सब्जेक्ट हैं और जितने भी बिल पास होंगे, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर तो उस टाइम बचेगा ही नहीं, तो बिल कहाँ से पास करवाएंगे, तो जितने भी बिल्स होंगे पास करवाना, एक्ट बनाना, वो सब हमारा यूनियन पार्लियामेंट उस पर वर्क करेगा। चाहे तो वो फाइनेंशियल बजट ही क्यों ना हो, चाहे वो फाइनेंशियल पावर्स भी क्यों ना हो, वो भी हमारी यूनियन को चली जाएंगी। और साथ में प्रेसिडेंट उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर्स है जो मैंने डिस्कस करी है। ये आप 4 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे, 3-4 आपको नंबर मिलेंगे, 3 में 3। तो ये सारे याद करना कंपल्सरी नहीं है, बट एटलीस्ट आपको 3 या 4 तो पता होनी चाहिए इन केस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फाइनेंशियल पावर्स। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में सबसे पहले आप लिखेंगे बजट के बारे में। बजट बेसिकली बजट कंटेन करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर which is basically led before the parliament by the finance minister of India on the behalf of the president। ये जो बजट होता है ये कंटेन करता है एस्टीमेट मतलब एक अनुमान लगाता है इतनी इनकम होगी और इतनी एक्सपेंडिचर होगी गवर्नमेंट की अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। और इसे प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और किसके बिहाफ पे प्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे प्रेजेंट करते हैं। और बजट बेसिकली संसद में 2 तरीके के पेश किए जाते हैं, एक होता है रेलवे बजट और एक होता है जनरल बजट, जो रेलवे मिनिस्टर करते हैं और ये फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। ओके, आपको बस इतना याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। सपोज
इफ द अमाउंट ऑथराइज्ड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, और गवर्नमेंट उसको इनसफिशिएंट मानती है, गवर्नमेंट कहती है जो अमाउंट हमें इस साल फाइनेंशियल ईयर की मिली है वो हमारे काम करने के लिए थोड़ी कम है, तो इस केस में जो गवर्नमेंट थोड़ी सी फ्रेश डिमांड कर सकती है, यानी गवर्नमेंट बोल सकती है पार्लियामेंट को कि हमें थोड़ा सा और दे दीजिए पैसा। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, उस पैसे देने को बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। हमें बस इतना याद करना है, अगर जो अमाउंट ऑथराइज हुआ है उसे गवर्नमेंट इनसफिशिएंट मानती है उस फाइनेंशियल ईयर के, तो गवर्नमेंट फ्रेश डिमांड कर सकती है, उस ग्रांट्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट है, मान लीजिए बजट पास नहीं हुआ, कोई भी इमरजेंसी नहीं, अब सपोज करिए कोविड-19 का जो लॉकडाउन है वो हमारे फरवरी में लग जाता और हमारा बजट ही पेश नहीं होता, तो उस केस में क्या होता? गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं होता, एग्जीक्यूटिव के पास पैसा ही नहीं होता। एग्जीक्यूटिव कौन? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑल, उनके पास पैसा ही नहीं होता, वो खर्च क्या करेंगे? तो उस केस में जब वो लोग पैसा हमारे कॉन्सोलिडेटेड फंड, एक टूल होता है जिसको बोलते हैं हम वोट ऑन अकाउंट, उस टूल के थ्रू वो पार्लियामेंट से यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मांग सकते हैं पैसा। उस पैसे को जो उस प्रोसीजर के थ्रू में पैसा मिलेगा उसे बोलेंगे हम वोट ऑन अकाउंट। यानी मान लीजिए बजट पेश ही नहीं हुआ है अगले फाइनेंशियल ईयर्स के और वो फाइनेंशियल ईयर चल दिया है, मान लीजिए जैसे मतलब फाइनेंशियल ईयर, अब बजट तुम्हारे फरवरी में प्रेजेंट होता है, मान लीजिए फरवरी में कुछ हो गया और बजट प्रेजेंट नहीं हुआ और अप्रैल शुरू हो गया। नया फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 1 साल का होता है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। और 1 अप्रैल शुरू हो चुका है और गवर्नमेंट ने बजट पेश नहीं किया, उस केस में अगर उसे पैसे की जरूरत पड़ती है और वो पैसा लेती है तो जिस टूल के थ्रू लेती है उसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आती है सैलरी। सैलरीज बेसिकली जो एमपीज होते हैं और ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी सैलरीज कौन डिसाइड करते हैं? उनकी सैलरी भी डिसाइड करने का एक्सक्लूसिव राइट हमारे पार्लियामेंट के पास है, जो उसकी एक फाइनेंशियल पावर है। बस आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है परमिशन फॉर टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट कोई नया टैक्स इम्पोज करी, जैसे जीएसटी कुछ भी उसने इम्पोज किया, तो उसके लिए उसे पूरा पेश करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा ये है। उसके बाद पार्लियामेंट बोलेगा कि हाँ ये ठीक है, तो वो टैक्स लगेगा, वरना वो टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट को पैसा भी चाहिए तो चाहिए, सब उसे बताना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे पैसा मिलेगा। तो वो एक फाइनेंशियल पावर है हमारे पार्लियामेंट की। ठीक है, इसका उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये कभी कभी आप लिख सकते हो कि कॉन्सोलिडेटेड फंड है वो हमारा मेन फंड है, उस पर हमारी बहुत सारी एक्सपेंडिचर डिपेंड करते हैं। जस्ट लाइक दैट, जैसे मैं बताती हूँ, उसमें 3-4 पॉइंट लिख सकता है, जैसे कि सैलरीज हैं, अलाउंस है, पेंशन है हमारे प्रेसिडेंट की और उनके ऑफिस की, क्योंकि ऑफिस मतलब उनकी ऑफिस में और उनके कैबिनेट में कितने लोग वर्क करते हैं, उन सब की पेंशन, सैलरीज, अलाउंस, उनको घर वर्क जितना भी होता है सब कुछ हमारे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है पैसा उसके लिए। दूसरा, सैलरीज, पेंशन, अलाउंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन सब की सैलरी भी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाती है। साथ में सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द ऑडिटर जनरल, कंप्यूटर जनरल ऑफ द इंडिया, उन सब की सैलरी भी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही चार्ज होती है। और मैंने एक बार आपको बताया था कि मनी बिल में अगर आप कोई भी नया एक्सपेंडिचर, जैसे मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि ये हम नया एक्सपेंडिचर चाहते हैं कि इस पे पैसा खर्च हो, तो उस चीज़ के लिए भी पैसा कहाँ से आएगा? वो भी पैसा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आएगा। बस हमें इतना याद रखना है कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे कौन कौन सी चीज़ें चार्ज होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों के लिए वहाँ से पैसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। बेसिकली पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो इस फंड को बनाए, यानी कंटीजेंसी फंड को बनाए। बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि अगर कोई अनफोर्सिंग सिचुएशन आ जाए तो उस केस में गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए होगा वो इस फंड से निकाला जाएगा। मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी विपदा आ जाती है, कुछ भी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट केस आ जाता है कि गवर्नमेंट को बहुत ही पैसा चाहिए और उसके पास पैसा नहीं है, तो वो इस फंड से निकालेगी, अनलेस बाकी सब जो चार्जेस होंगे वो हम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज करते हैं। ओके, तो हमने फाइनेंशियल पावर्स डिस्कस कर ली। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द जुडिशियल पावर। बेसिकली आप वर्ड से समझेंगे जुडिशियल पावर यानी जुडिशन या बेसिकली रिलेटेड टू समथिंग जुडिशरी, राइट, उसके लिए। तो पहला है यहाँ पे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एज आई टोल्ड यू, हम कभी भी नहीं लिखते रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, हमेशा हम लिखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि इसका एक आर्टिकल है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ स्पेशल प्रोसीजर
बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उस स्पेशल प्रोसीजर जिसके थ्रू हमारा प्रेसिडेंट उनकी पोजीशन से निकलेंगे उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट, जो कि हमारा आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है यूनियन पार्लियामेंट को कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, वो आप प्रेसिडेंट जब आप इलेबोरेटली पढ़ेंगे उसके लिए होता है। बेसिकली यही कि एक हाउस उस पर चार्जेस बनाता है, उस पर बनाता है, उसके बाद 2/3 की मेजोरिटी से उसको पास करवाता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, उसमें 2/3 मेजोरिटी से पास होते हैं। उसके बाद में प्रेसिडेंट के सामने ही सब होता है, फिर प्रेसिडेंट को अपने चांस मिलता है अपने आप को वो करने के लिए, वो गिल्टी या वो नहीं है वो सब बताने के लिए। उसके बाद लंबा प्रोसीजर होता है एंड देन द प्रेसिडेंट इज रिमूव। इसका मतलब हमारी यूनियन पार्लियामेंट के पास एक बहुत बड़ी पावर है कि अगर वो देखे कि प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकते हैं, which is very important judicial power. You should know, or never write the removal of president, always write the impeachment of president. You will get the straight away marks. Okay, next is removal of judges. सारे के सारे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सबको रिमूव करने का जो हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट है वो हमारे पास पार्लियामेंट पे है। बस हमें इतना ही लिखना है कि वो रिमूवल ऑफ जजेस कर सकते हैं। थर्ड है पनिशमेंट। कोई भी मेंबर अगर हाउस की, लोकसभा की, राज्यसभा की बेइज्जती करता है या उसके थ्रू डिसरेस्पेक्ट दिखाता है, उस केस में भी यूनियन पार्लियामेंट पे वो इम्पावर है कि उस इंसान को पनिशमेंट दे सकता है, उसको कितने भी साल की जेल का वो दे सकता है, और किसी भी तरीके की जो उसको सुटेबल लगे कि इस गलती के लिए इतनी सजा होनी चाहिए वो दे सकता है। वो राइट है हमारे यूनियन पार्लियामेंट के पास। तो बस जुडिशियल पावर में ज्यादा नहीं है, इतना ही है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस एंड पनिशमेंट। ओके, let's move to the electoral function. Electoral function is basically related to the election. अब मैं बताती हूँ, इसके अंदर हम 3 लोग के हैं। पहला है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यूनियन पार्लियामेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड एमएलए ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी विधानसभा एंड विधान परिषद, उन सबके मेंबर्स मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसफर्सेबल वोट। तो इसके अंदर भी हमारा यूनियन पार्लियामेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वो इसके इलेक्शन में सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है क्योंकि उनकी ज्यादा मेंबर्स होते हैं। इसके थ्रू हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तो बस हमें इतना याद रखना है कि पार्लियामेंट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इलेक्ट करता है। डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के साथ साथ एमएलए भी आते हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पर जब वाइस प्रेसिडेंट की बात होती है तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट नहीं करती इलेक्शन में, यहाँ पे सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। बस इतना डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। तो हमने देखा कि इसके अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी रोल प्ले करता है पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट के में भी करता है। ठीक है, साथ में ये स्पीकर को इलेक्ट करता है, डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट करता है। जो यूनियन पार्लियामेंट है वो अपने स्पीकर को भी इलेक्ट करता है, लोकसभा के स्पीकर को भी इलेक्ट करता है बाय सिंपल मेजोरिटी, और साथ में वो डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट करता है। तो जब इलेक्टोरल फंक्शन पूछे जाएंगे आपसे पेपर में तो आप इतना लिखेंगे, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, नेक्स्ट मूव टू द अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूनियन पार्लियामेंट का। अमेंडमेंट बेसिकली होता है कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लॉ में थोड़े बहुत चेंजेस करना। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुना होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है पर साथ में फ्लेक्सिबल भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात है, आप उसका कोई भी लॉ कभी खत्म नहीं कर सकते, बस आप उतना कर सकते हो कि उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो, और उन चेंजेस को करने को कहते हैं हम अमेंडमेंट्स। आप उसमें कुछ खत्म नहीं करेंगे, सिर्फ आप उसमें चेंज करेंगे। तो हमारे बहुत सारे अमेंडमेंट होते ही रहते हैं किसी ना किसी, क्योंकि अकॉर्डिंग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन वो लिखा गया था वो उस टाइम लिखा गया था। और अमेंडमेंट इसीलिए डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हमारे जो संविधान लिखने वाले लोग थे उन्हें पता था कि समय के साथ हमारी जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होगा, हमारी जरूरतें चेंज होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमें अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इसीलिए। और अभी मैं आपको बता दूं, अमेंडमेंट्स हमारे देश में 3 तरीके से होते हैं। वो ज़्यादा अभी इलैबोरेट नहीं लिखना, बस आपको बताना है कि अमेंडमेंट होता है 3 तरीके से होता है। बेसिकली कभी कभी सिंपली अमेंडमेंट हो जाता है विच इज सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी एक पूरा हाउस बैठा हुआ है, उसमें उसकी सिंपल मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप में से अगर 500 है तो 250 लोग से ज्यादा वोट कर रहे हैं तो अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस होता है 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेजोरिटी जो लोग बैठे हैं और वोट करें, ना कि टोटल मेंबरशिप, उससे होता है। और किसी किसी केस में अगर उसके में
स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है या उस लॉ का इम्पैक्ट स्टेट पे आएगा, तो उसमें स्टेट का अप्रूवल और रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई अमेंडमेंट हो रहा है, इम्पैक्ट आएगा स्टेट पे, तो स्टेट का लेजिस्लेचर में भी वो बिल पास होना चाहिए, वो अमेंडमेंट वाला बिल पास होना चाहिए और स्टेट को भी एग्री करना चाहिए बट 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तभी वो अमेंडमेंट टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, अनलेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अमेंडमेंट में बस इतना याद करना है कि किसी भी लॉ को चेंज करने के लिए हम जो चेंजेस करते हैं उन्हें अमेंडमेंट बोलते हैं और हमारी यूनियन पार्लियामेंट एम्पावर है वो अमेंडमेंट करने के लिए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली द कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो उसकी अथॉरिटी उसकी पावर से बाहर चली जाएगी। हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के पास कितनी बड़ी अथॉरिटी होती है, अगर उन पे यूनियन पार्लियामेंट चेक नहीं रखेगा या कंट्रोल नहीं रखेगा तो वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं और वो हमारे अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इस केस के लिए एक यूनियन पार्लियामेंट का सबसे मेन ऑफ द फंक्शन है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। ओके, एग्जीक्यूटिव बेसिकली आई टोल्ड यू जो वर्क करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी विच इज ब्यूरोक्रेसी। ओके, एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर। ओके, तो पहला वे है, तो आप पहला वे आप कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन आर एन इंटरपेलिएशन। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ क्या होता है, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर एम्पावर्ड टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट और द एमपी, जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं, अबाउट द पॉलिसीज और उन्होंने जो वर्क किया है उसके ऊपर। उस राइट को कहते हैं द इंटरपेलेशन, द राइट टू इंटरपेलेशन। और जब भी हमारा पार्लियामेंट सेशन में होता है, यानी कोई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उस टाइम 1 घंटा दिया जाता है जिसमें वो लोग जो गवर्नमेंट है उसके लोगों से क्वेश्चन पूछ सके और जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्हें वो आंसर कर सके। उसके लिए जो 1 घंटा दिया जाता है उस घंटे को बोलते हैं हम क्वेश्चन आवर। ठीक है, बेसिकली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एम्पावर होते हैं कि वो पूछ सके कि भाई ये तुमने काम किया है, ये क्यों किया है और इसका इम्पैक्ट ऐसा है, ये तो गलत हो गया, तुम गवर्नमेंट हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो बेसिकली ये हमारा राइट है कि हम पूछे भाई तुम लोगों ने ये काम क्यों किया, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे पास है इंटरपेलिएशन, बेसिकली टू राइट टू आस्क अ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है कि ये सिर्फ लोकसभा में ऑरिजिनेट हो सकता है और पास हो सकता है, इसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, राज्यसभा में ऑरिजिनेट नहीं होता, विच इज अ डिसएडवांटेज ऑफ राज्यसभा। बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लोग लोकसभा में होते हैं काउंसिल मिनिस्टर, जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं वो खाली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी राज्यसभा में नहीं पास हो सकता। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है बेसिकली या तो लीडर ऑफ अपोजिशन उसे पास कर मूव करता है, यानी इनिशिएट करता है, इसे बोलता है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट की तरफ लाना चाहते हैं, या फिर अपोजिशन का कोई भी मेंबर ला सकता है, एक्सप्रेसिंग द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि हमें अब गवर्नमेंट में बिल्कुल विश्वास नहीं रहा, हम गवर्नमेंट में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, उस केस में जो मोशन पास होगा वो होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर ये मोशन मेजॉरिटी से पास हो जाता है पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट को और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफिस में तभी तक रह सकती है जब तक वो कॉन्फिडेंस को होल्ड करती है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी वो एंजॉय करती है मेजॉरिटी का सपोर्ट, और अगर उस मेजॉरिटी का सपोर्ट एंजॉय नहीं करती तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा। उसी मोशन को कहते हैं हम नो कॉन्फिडेंस मोशन। बेसिकली हमें इसमें 2 पॉइंट लिख रहे हैं कि ये या तो लीडर ऑफ अपोजिशन के थ्रू मूव किया जाएगा या मेंबर ऑफ अपोजिशन पे, एक्सप्रेसिंग द टोटल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, एंड इफ दिस मोशन इज पास्ड बाय द मेजॉरिटी द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन अलॉन्ग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड थर्ड वन इज इट कैन बी ओनली मूव्ड ओनली और पास्ड इन द लोकसभा। ओके, तीसरा है सेंसर मोशन। भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। बेसिकली सेंसर मोशन बेसिकली ये है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
किसी भी रूलिंग पार्टी के मेंबर के खिलाफ इसको मूव कर सकता है, सेंसर या क्रिटिसाइज कर सकता है उसकी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी या प्रोग्राम बनाई है उस चीज के लिए। एक इंडिविजुअल मिनिस्टर इसको इनिशिएट कर सकता है, एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ कर सकता है, कि बेसिकली ये बताने के लिए कि बताइए आपकी गवर्नमेंट ने पॉलिसी करी है, क्यों करी है, क्यों नहीं करी है, इसीलिए, और कुछ इसकी ज्यादा वो नहीं है। और ये जो चौथा वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कट मोशन। कट मोशन बेसिकली तब मूव होता है जब हमारे संसद में बजट को पेश किया जाता है। बेसिकली इस कट मोशन को कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मूव करवा सकता है, ये कह के कि गवर्नमेंट का बजट 1 रुपए से या इतने से कम होना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते हैं कि बजट में से सिर्फ 1 रुपया कम कर दो। इसका मतलब बेसिकली ये है कि वो खुश नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट से। वो कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट की वो ज्यादा दिखा रहे हैं जितना उनका खर्चा नहीं है। तो बेसिकली कट मोशन दिखाता है कि डिसअप्रूवल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। वो डिसअप्रूवल है, उनको अप्रूव नहीं, उनको सही नहीं लगती जो मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की है, तो उस मोशन को बोलेंगे हम कट मोशन। और हमें ये लिखना पड़ेगा कि बेसिकली तब मूव किया जाता है जब बजट सेशन होता है, जो कि फरवरी टू मई होता है। ओके, तो हमने कट मोशन के बारे में बात की, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्वेश्चन एंड इंटरपेलिएशन। ये सब मेन क्वेश्चन पावर्स हैं कंट्रोल फॉर द ओवर द एग्जीक्यूटिव। और कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव वन ऑफ द मेन फंक्शन है यूनियन पार्लियामेंट का, साथ में लेजिस्लेटिव फंक्शन। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इन्हीं पे पूछे जाते हैं। एक और मोशन है जो इंपॉर्टेंट है, विच इज एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन बेसिकली ये होता है, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन डिसकंटिन्यू द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस फॉर द डिस्कशन ऑन अर्जेंट मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट। एडजर्नमेंट मोशन ये होता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल सकता है कि आप डिसकंटिन्यू करिए। मतलब किसी भी बिल पे चर्चा हो रही थी और बिल पे चर्चा, उसने कहा कि नहीं अब बिल पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस मैटर पे चर्चा होनी चाहिए जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है। जैसे आपने भी कुछ दिन पहले सुना होगा जब दिल्ली राइट्स हुए थे, तो संसद में मेंबर्स कहते थे कि नहीं आप इस बिल पे चर्चा मत कीजिए, दिल्ली राइट्स पे चर्चा कीजिए, तो गवर्नमेंट बोलती थी नहीं हम बाद में करेंगे। तो उस केस में वो लोग एडजर्नमेंट मोशन को उठाने की कोशिश करते थे कि जिससे कि वो डिसकंटिन्यू करें प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, जिससे कि दूसरे जो नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है उस पे वो लोग डिस्कशन कर सके, जिससे कि देश का फायदा हो। या जो भी केस है उस केस में उसको बोलते हैं, उस मोशन को बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। और हमने आज सारे फंक्शन इसके लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट के, सिर्फ इतने ही मेन फंक्शन होता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये आपको सब पॉइंट्स में लिखने पड़ेंगे, मेन पॉइंट्स में, और आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट द कीवर्ड्स यू नीड टू रिमेंबर। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू।